नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प हिंदी उपन्यास शुभानंद के मौत का जादू के कुछ हिस्सों पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये अंश हमें दोस्ती, रहस्य, डर और शायद कुछ अलौकिक शक्तियों की उलझी हुई दुनिया में ले जाते हैं। बिल्कुल। कहानी नफस खां और उसके दोस्त इकबाल की है, जो सोहनपुर की एक पुरानी डरावनी सी हवेली में जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक हवेली की कहानी नहीं है ना? ये असलियत और धोखे के बीच की लड़ाई भी लगती है। हाँ, और हमें ये देखना है कि इसमें रहस्य, हॉरर और ये जो अलौकिक वाला एंगल है वो कैसे बुना गया है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। तो कहानी के सेंटर में है दो दोस्त। नफस खान एक अमीर ठेकेदार लेकिन थोड़ा अकेला सा, और उसका दोस्त है इकबाल, जो काफी समझदार, लॉजिकल किस्म का है। हाँ। तो एक दिन अचानक नफस को फोन आता है सोहनपुर से। उसके चाचा हैं लियाकत खान। अच्छा। और फोन पर जो आवाज है वो बहुत घबराई हुई है। पता चलता है कि लियाकत चाचा बहुत बीमार है, सख्त बीमार। और यहीं से कहानी का पहला वो विरोधाभास सामने आता है ना? हाँ। हमें बताया गया है कि लियाकत खान सोहनपुर के सबसे अमीर आदमी है, एक महल जैसी हवेली है उनकी। हाँ बिल्कुल। तो फिर आवाज में इतनी घबराहट, इतनी बेबसी क्यों? ये थोड़ा खटकता है। सही कहा। और यही फोन कॉल है जो नफस और इकबाल को सोहनपुर जाने पर मजबूर करती है। हाँ। वो अनजान इलाका, दूर दराज। बिल्कुल। ये यात्रा ही जैसे कहानी के मूड को सेट कर देती है। अलगाव, रहस्य। हाँ, और सोहनपुर पहुंचना भी कोई आसान नहीं। कोई सीधी बस या ट्रेन नहीं। उन्हें एक सुनसान जगह उतार दिया जाता है। हाँ। जहां बस एक बोर्ड लगा है, सोहनपुर। अच्छा। फिर मीलों पैदल चलना पड़ता है पहाड़ी रास्तों पर। ओह। और रास्ते में एक शराबी बूढ़ा आदमी मिलता है। वो उन्हें जंगली जानवरों से सावधान रहने को कहता है, खासकर आदमखोरों से। उस वक्त तो शायद ये बकवास लगी होगी। हाँ बिल्कुल। लगता है नशेड़ी है, कुछ भी बोल रहा है, लेकिन कहानी में आगे जाकर ये जैसे एक चेतावनी सी लगती है। अशुभ संकेत। हाँ सही है। पूरी यात्रा ही जैसे आपको बाहरी दुनिया से काट देती है, और फिर वो पहुंचते हैं उस हवेली पर। हाँ। विशाल है, भव्य है, लेकिन उतनी ही पुरानी, वीरान और थोड़ी डरावनी भी। एकदम। और इस अलग थलग माहौल में उनका स्वागत कौन करता है? कोयला, एक नौकर जिसका चेहरा कोयले जैसा काला बताया गया है। उसकी मौजूदगी ही अजीब है। और सबसे अजीब बात यह कि लियाकत चाचा, जिनके बीमार होने की खबर थी, वो घर पर हैं ही नहीं। है ना? कहाँ गए? पता नहीं। और हवेली के अंदर का माहौल भी कुछ कम नहीं। हॉल में लियाकत और उनकी स्वर्गीय पत्नी की एक बड़ी सी पेंटिंग लगी है। अच्छा। नफस को एक पल के लिए ऐसा वहम होता है जैसे पेंटिंग में चाची के चेहरे के भाव बदल गए हों। ओह, ये तो क्लासिक हॉरर फिल्मों जैसा है। हाँ बिल्कुल। एक पल का डर जो उस जगह की बेचैनी को और बढ़ा देता है। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर एक तनाव सा पैदा करती हैं। और ये माहौल ही कहानी का एक किरदार बन जाता है। वो भव्यता है, लेकिन साथ में क्षय भी दिख रहा है। खामोशी है, दुनिया से कटाव है। सही। और फिर एंट्री होती है शेरा की, लियाकत का पालतू भेड़िया। हाँ, भेड़िया घर के अंदर। कौन पालता है घर में भेड़िया? ये लियाकत के बारे में या उस जगह के बारे में क्या बताता है? ये सवाल आता है दिमाग में। जरूर। और फिर कोयला का वो जवाब कि लियाकत साहब किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं, ये उस फोन कॉल के घबराहट से बिल्कुल मेल नहीं खाता। कुछ छुपाया जा रहा है ऐसा लगता है। हाँ, इकबाल को तो पहली नजर में ही शक हो जाता है। वो नफस से कहता भी है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। ऐसे भूत जैसे नौकर और भेड़िए भी रहते हैं क्या? हाँ, उसका लॉजिकल माइंड फौरन खतरे को भांप लेता है। बिल्कुल। भले ही खतरा अभी साफ ना हो, ये इकबाल के तर्क और हवेली के रहस्य के बीच का टकराव है जो यहीं से शुरू हो जाता है। और ये शक अगली सुबह और गहरा जाता है। कैसे? नफस जब सोकर उठता है तो देखता है कि उसके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद है। अरे बाप रे! जानबूझकर या गलती से? पता नहीं, ये सवाल बना रहता है। फिर बाद में जब वो दोनों दोस्त बाहर घूमने निकलते हैं तो एक और घटना होती है। क्या? अचानक जंगल से एक आदिवासी निकलकर उन पर भाले से हमला कर देता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, इकबाल को अपनी पिस्तौल निकालनी पड़ती है आत्मरक्षा में। ओह। ये हमला एकदम चौंकाने वाला है। तब कोयला एक और कहानी सुनाता है अपने बारे में। अच्छा, क्या कहानी? वो बताता है कि वो खुद एक आदिवासी था। बचपन में लियाकत साहब ने उसे एक नरभक्षी तांत्रिक से बचाया था, और उस तांत्रिक को लियाकत ने मार दिया था। अब ये कहानी उस जगह की सेटिंग से तो जुड़ती है, दूर इलाका, आदिवासी, पुरानी हिंसा। हाँ। लेकिन क्या ये उस भाले वाले हमले को पूरी तरह समझाती है? क्या वो आदिवासी बदला लेना चाहता था या कुछ और बात थी? कहानी हमें पूरी तरह यकीन नहीं करने देती। सही कहा। और इसी कंफ्यूजन को वो शराबी बूढ़ा आदमी और बढ़ा देता है। वो फिर मिलता है, हाँ, इकबाल को, और फुसफुसाकर कहता है कि लियाकत पागल हो गया है।
तांत्रिकों के चक्कर में है, अपनी मरी हुई पत्नी को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। अरे ये गपशप है या इसमें कुछ सच्चाई है? संदेह और बढ़ जाता है। बिल्कुल। और इसी उलझे हुए माहौल में एंट्री होती है डॉक्टर दिया सेठ की। एक नया किरदार। हाँ, लियाकत के कॉलेज के दोस्त की बेटी है। अपने पिता के कहने पर आई है। लियाकत चाचा की बीमारी का सुनकर, खूबसूरत है, समझदार है और नफस उस पे फिदा हो जाता है। हाँ, पहली नजर में ही। दिया भी हैरान है कि चाचा इतने बीमार हैं और घर पर नहीं। दिया का आना कहानी में एक नई एनर्जी लाता है, लेकिन खतरा भी लाता है शायद। हाँ, जैसे ही वो हवेली में आती है, शेरा, वो भेड़िया, क्या करता है? बिना किसी वजह के उस पर हमला कर देता है। हो, क्यों? इकबाल और नफस बड़ी मुश्किल से बचाते हैं। शेरा का ये बर्ताव समझ में नहीं आता। क्या वो बस एक जानवर है या उसे कोई कंट्रोल कर रहा है? ये सवाल हवेली के रहस्य को और गहरा कर देता है। और फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लियाकत खान खुद लौट आते हैं। हाँ, लेकिन बिल्कुल नहीं लगते, एकदम ठीक ठाक, स्वस्थ। ये कैसे? सब हैरान रह गए होंगे। हाँ, नफस, इकबाल, दिया, सब हैरान। लियाकत एक अजीब सी कहानी सुनाते हैं कि उन्हें कोई रहस्यमयी, शायद कोई अलौकिक बीमारी हो गई थी। अलौकिक बीमारी? हाँ, जिसे बंगाल के एक विशेषज्ञ हैं आनंद दास, उन्होंने अपने दिए रक्षा कवच से ठीक किया है। ये कहानी थोड़ी अजीब है। क्या ये उस बूढ़े आदमी की पागलपन वाली बात से जुड़ती है? हो सकता है। या ये सब मनगढ़ंत है कुछ छुपाने के लिए? वो स्वस्थ दिख रहे हैं पर बीमारी की कहानी सुना रहे हैं, ये बात खटकती है। बिल्कुल। और तभी दिया के साथ एक और भयानक घटना होती है। क्या होता है? उसे अपने कमरे में ड्रेसर की दराज में 2 कटे हुए इंसानी हाथ दिखाई देते हैं। क्या? सच में? कटे हुए हाथ? हाँ, लेकिन जैसे ही वो देखती है, वो गायब हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या था? उसका वहम या कोई जादू? पता नहीं, ये डर और अनिश्चितता को बिल्कुल चरम पर ले जाता है। और इसी माहौल में एंट्री होती है आनंद दास की, वही बंगाली विशेषज्ञ जिसका जिक्र लियाकत ने किया था। हाँ। आनंद दास का आना मतलब कहानी के अलौकिक पहलू को और हवा देना। बिल्कुल। वो आते ही दावा करता है कि हवेली में नकारात्मक ऊर्जा है, कोई अज्ञात शक्ति है। अच्छा। और इसे साबित करने के लिए वो एक नींबू वाला टेस्ट करता है। नींबू काटता है और उसमें से खून जैसा लाल रंग निकलता दिखाता है। कहता है ये बुरी शक्तियों का सबूत है। लेकिन इकबाल तो लॉजिकल है, वो क्या कहता है? इकबाल इस ड्रामे को तुरंत पकड़ लेता है। वो वहीं सबके सामने एक सिंपल सा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता है कि हल्दी और चूने से या साबुन के घोल से नींबू को लाल करना कितना आसान है। हाँ, क्या बात है, ये तो सीधा टकराव हो गया। हाँ, आनंद दास का अंधविश्वास या शायद धोखा और इकबाल का विज्ञान और तर्क। बिल्कुल, ये कहानी का मेन संघर्ष है। क्या हर चीज का लॉजिकल जवाब है जैसा इकबाल सोचता है, या वाकई कोई अलौकिक शक्ति है जैसा आनंद दास और लियाकत कह रहे हैं? सही। पर यह भी दिलचस्प है कि आनंद दास भी शेरा के अजीब बर्ताव पर ध्यान देता है। उसका रोना, गुस्सा होना, क्या उसे भी लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, भले ही उसका नींबू टेस्ट एक चाल हो? हाँ, ये भी एक पॉइंट है। रहस्य उलझता ही जा रहा है। लियाकत की कहानी, वो गायब हाथ, शेरा, कोयला, सच्चाई क्या है? तो इसे जानने के लिए क्या होता है? आनंद दास एक और कदम उठाता है। वो लियाकत को हिप्नोटाइज करने का प्रस्ताव रखता है। हिप्नोटाइज? क्यों? ताकि 40 साल पुरानी वो घटना जब लियाकत ने उस नरभक्षी तांत्रिक को मारा था, उसकी सच्चाई पता चल सके। अच्छा, फिक्शन में हिप्नोसिस का इस्तेमाल अक्सर ऐसे ही छुपे सच को बाहर लाने के लिए होता है। हाँ, तो हिप्नोसिस में लियाकत वो घटना याद करता है। जंगल, शिकार, गुफा, बच्चों की बलि का मंजर और फिर तांत्रिक को गोली मारना, ये सब तो वो पहले भी बता चुका था। तो नया क्या पता चला? नया तब पता चला जब आनंद दास ने एक क्रूशल सवाल पूछा। जिस बच्चे को तुम बचाकर लाए थी कोयला, क्या वो वही बच्चा था जिसकी बलि दी जानी थी? और हिप्नोसिस में लियाकत को याद आता है, नहीं, जिसकी बलि दी जानी थी वो बच्चा तो डरा हुआ रो रहा था, लेकिन जिसे वो उठाकर लाया था वो तो कोने में चुपचाप बैठा था। और उसके गले में वैसी ही रुद्राक्ष की माला थी जैसी उस मरे हुए तांत्रिक के गले में थी। ओह माय गॉड, मतलब कोयला? हाँ, कोयला उस मारे गए तांत्रिक का बेटा है। ये तो कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। 40 साल से जिसे पाला, जिसे पीड़ित समझा, वो असल में दुश्मन का बेटा। ये तो दिखावा बनाम असलियत वाली थीम को बिल्कुल पीक पर ले जाता है। और जैसे ये सच सामने आता है, कोयला जो वहीं खड़ा सुन रहा था वो गायब हो जाता है। गायब? कैसे? बस गायब।
और उसके गायब होते ही हवेली में जैसे नर्क खुल जाता है। क्या मतलब? नफस पर एक अनदेखी ताकत हमला करती है, उसे हवा में उछालकर पटक देती है। क्या? फिर अचानक डॉक्टर दिया वो वशीभूत हो जाती हैं। उसकी आंखें एकदम लाल सुर्ख और वो हाथ में तलवार लेकर नफस को मारने दौड़ती है। हे भगवान, ये है मौत का जादू। हाँ, यहाँ कहानी फिजिकल वायलेंस और सुपरनैचुरल हमलों को मिला रही है। डर और कंफ्यूजन का माहौल, समझ नहीं आता क्या सच है क्या वहम। बिल्कुल। आनंदास फौरन हरकत में आता है, गंगाजल छिड़ककर दिया को शांत करता है। फिर वो उस अज्ञात शक्ति को काबू करने के लिए एक अनुष्ठान शुरू करता है। आग जलाकर कुछ पाउडर डालता है, मंत्र पढ़ता है। अच्छा, वो शक्ति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, लेकिन तभी एक और भयानक चीज होती है। नफस अचानक बहुत बीमार पड़ जाता है। बीमार? अनुष्ठान के दौरान? हाँ, तेज बुखार, कांपना, जैसे दौरे पड़ रहे हो। ये तो उल्टा हो रहा है। आनंददास शक्ति हटा रहा है और नफस बीमार पड़ रहा है। ये कैसे? क्या अनुष्ठान काम नहीं कर रहा है या कुछ और ही चक्कर है? पता नहीं, सब डरे हुए हैं, अफरा तफरी मची है। तभी हवेली के मेन दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। इस माहौल में कौन? दरवाजा खोलते हैं और सामने खड़ा है एक और लियाकत खान। क्या? दूसरा लियाकत खान। हाँ? लेकिन ये दिखने में भयानक है। काला रंग, बिखरे बाल, फटे कपड़े। वो चीख कर कहता है कि वही असली लियाकत खान है और अंदर वाला बहरूपिया है। ओह! ये सुनते ही हवेली वाला लियाकत, जो अब नकली लग रहा है, गुस्से से पागल हो जाता है और बाहर वाले असली लियाकत पर चाबुक बरसाना शुरू कर देता है। इकबाल ये सब देख रहा होगा, उसका दिमाग तो चल रहा होगा तेजी से। बिल्कुल। और वो दो चीजें नोटिस करता है। पहली, नकली लियाकत चाबुक अपने बाएं हाथ से चला रहा है, लेफ्ट हैंड से। बाएं हाथ से? हाँ, ये छोटा सा क्लू है। और दूसरा ज्यादा जरूरी, जैसे ही इकबाल को शक होता है और वो आनंददास के अनुष्ठान वाली आग पर पानी डालकर उसे बुझा देता है। हाँ? नफस की तबीयत जो लगातार बिगड़ रही थी, वो अचानक ठीक होने लगती है। कांपना बंद, बुखार उतर जाता है। क्या बात है? मतलब इकबाल फौरन समझ जाता है, ये डी चैलेंज पॉजिटिव है। अगर किसी चीज को रोकने से मरीज ठीक हो जाए तो मतलब वही चीज बीमारी का कारण थी। बिल्कुल। इकबाल चीखता है कि आनंददास का अनुष्ठान नफस को बचा नहीं रहा था, बल्कि वही उसे मार रहा था। वो जानबूझकर नफस को मारना चाहता था। वाह, ये इकबाल के लॉजिक की जीत है। उस जादू टोने के माहौल में भी नींबू टेस्ट को खारिज किया और अब अनुष्ठान के पीछे का सच भी खोल दिया। वो बाएं हाथ वाला क्लू और ये डी चैलेंज पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन, इसी से गुत्थी सुलझ गई। और फिर होता है फाइनल खुलासा, सबसे चौंकाने वाला। क्या? वो बाहर खड़ा भयानक दिखने वाला आदमी ही असली लियाकत खान है। तो अंदर वाला कौन है? अंदर वाला है मृत्युंजय और आनंददास है मेघदूत। ये दोनों उसी तांत्रिक के बेटे हैं जिसे लियाकत ने 40 साल पहले मारा था। ओह, बदला। हाँ, उन्होंने काले जादू से आत्माओं की अदला बदली कर ली थी। मृत्युंजय ने लियाकत के शरीर पर कब्जा कर लिया उसकी दौलत के लिए, और मेघदूत आनंददास बनकर आया था उसकी मदद करने और दुश्मनों को रास्ते से हटाने। और शेरा, वो भेड़िया, वो भी शायद इन्हीं का कंट्रोल किया हुआ था हमला करने के लिए। और कोयला, वो तो बेटा था ही। हाँ, वो भी इन्हीं के साथ मिला हुआ था। तभी कोयला फिर से सामने आता है और सब कबूल कर लेता है, बताता है कि वो तांत्रिक का बेटा है और भाइयों के साथ बदला ले रहा था। उसने ही शेरा को दिया पर हमला करने भेजा था। ये दशकों पुरानी बदले की योजना थी। कितनी भयानक और उलझी हुई साजिश। अंत में जब सच सामने आ जाता है तो इकबाल, नफस और असली लियाकत मिलकर मेघदूत आनंददास पर दबाव डालते हैं, उसे जादू उलटने पर मजबूर करते हैं। आत्माएं वापस अपनी जगह। हाँ, असली लियाकत को उसका शरीर वापस मिल जाता है। पुलिस आती है और दोनों भाई मृत्युंजय और मेघदूत गिरफ्तार हो जाते हैं। कोयला का क्या हुआ? उसका अंत इन अंशों में साफ नहीं बताया गया है, पर मेन विलन पकड़े जाते हैं। तो ये कहानी कई लेयर्स पर काम करती है। एक तो ये बदले की कहानी है जो दशकों तक चलती है। हाँ, दूसरा ये दिखावा और असलियत का खेल है। कोयला की पहचान, लियाकत के शरीर में कोई और, आनंददास के भेष में कोई और। बिल्कुल। और तीसरा ये अंधविश्वास और तर्क के बीच का संघर्ष है। शुरू में लगता है जादू हावी है, पर अंत में इकबाल का तर्क ही सच सामने लाता है। पर दिलचस्प ये है कि कहानी जादू को नकारती नहीं, उसे एक असली ताकत मानती है जिसे तर्क से समझा और हराया जा सकता है। सही कहा। और इस सारे टेंशन और रहस्य के बाद कहानी का एंड थोड़ा लाइट नोट पर होता है। अच्छा, कैसे? सब शांत होने के बाद डॉक्टर दिया सेठ जाने लगती है। नफस, जो उस पर फिदा था, हिम्मत करके उसे रोकने की कोशिश करता है, शायद दिल की बात कहना चाहता है। और दिया मुस्कुराकर बताती है कि उसकी तो सगाई हो चुकी है।
अरे बेचारे नफस का दिल टूट गया। और इकबाल उसे अपने अंदाज में चिढ़ाने लगता है। ये कहानी को वापस जमीन पर ले आता है, अलौकिक से मानवीय रिश्तों पर। तो इन अंशों से हमने क्या समझा? हमने शुभानंद के मौत का जादू में देखा कि कैसे एक मामूली सा लगने वाला बुलावा एक खतरनाक रहस्य, डर और काले जादू के जाल में फंसा देता है। हाँ, कहानी लगातार हमें सोचने पर मजबूर करती है। कौन दोस्त, कौन दुश्मन, क्या सच, क्या धोखा। बिल्कुल। और ये कहानी जाने पहचाने एलिमेंट्स लेती है, हॉन्टेड हाउस, रहस्यमयी नौकर, काला जादू, लेकिन उसमें आत्मा की अदला बदली जैसा ट्विस्ट और तर्क बनाम अंधविश्वास का टकराव डालकर उसे नया बना देती है। हाँ, इकबाल का किरदार वाकई खास है, जो अलौकिक के बीच भी लॉजिक नहीं छोड़ता। जी, ये रहस्य, हॉरर और सुपरनैचुरल का एक अच्छा मिक्स है जो आखिर तक बांधे रखता है। आज हमने शुभानंद के उपन्यास मौत का जादू के कुछ अंशों पर ये बातचीत की। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये कहानी अपनी दुनिया में काले जादू को असली मानती है, यहाँ तक कि डी चैलेंज पॉजिटिव जैसा एक तरीका भी दिखाती है उसे परखने का। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि वास्तविकता के बारे में हमारी अपनी सोच, हमारे अपने विश्वास, चाहे वो विज्ञान की तरफ हो या अलौकिक की तरफ, वो ऐसी कहानियों को समझने के हमारे तरीकों को कैसे असर डालते हैं। जरा सोचिए, अगर इकबाल का विज्ञान उस काले जादू के सामने बिल्कुल हार जाता, अगर उसका कोई लॉजिकल जवाब मिलता ही नहीं, तो ये कहानी कैसे बदलती और वो हमें असलियत के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती।